स्टूडेंट, आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिस यूनिट का वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यानी सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 15 नंबर की होती है। ठीक है, तो वो 15 नंबर किस फैशन में पूछे जाते हैं उसके बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट टाइप पूछे जाते हैं और उसके बाद लॉन्ग टाइप पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 3 क्वेश्चन पूछने का डर रहता है। ठीक है ना, अगर किस्मत अच्छा रहा तो 4 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं यहाँ से। ठीक है, शॉर्ट टाइप में सिर्फ आपको थ्योरी ही पूछा जाता है, थ्योरी ही पूछा जाता है और इस थ्योरी में एक थ्योरी पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन रहता है जिसकी वेटेज 4 मार्क्स होती है। अगर किस्मत बहुत बढ़िया है तो यहाँ से कभी कभी एक न्यूमेरिकल भी पूछ जाता है जिसकी वेटेज कितना होती है, 4 मार्क्स की होती है। ठीक है ना, लॉन्ग टाइप में कितना मार्क्स का पूछ जाता है, लॉन्ग टाइप में न्यूमेरिकल पूछ जाता है और इस न्यूमेरिकल का जो वेटेज है 6 मार्क्स होती है और एक ही न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है लॉन्ग टाइप में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझने की पूरा कोशिश करोगे कि ई जो सब्जेक्ट है यानी ये जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही खतरनाक होने वाला है और इजीली एंड स्मूथली इसकी कंसेप्ट को बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, आइए हम लोग इस लेक्चर में कवर करने की क्या क्या कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कवर करने की कोशिश करेंगे, डिफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कवर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी देखेंगे, इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या होता है उसके बारे में सीखने की कोशिश करेंगे और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है उसे सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए आप लोग फ्रेश मेरे साथ हेडिंग बनाइए। क्या बनाइएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, इस चीज को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। ठीक है, हाँ, इसको समझाने के पहले हम एक डायग्राम का सहारा लेते हैं। देखिए, एक फिगर बनाते हैं, ये आपकी एक सरफेस है। ठीक है ना, हाँ, इस सरफेस पर एक रिजिड बॉडी रख रहे हैं, आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि हम रख रहे हैं। ठीक है ना, अब इस रिजिड बॉडी के कुछ न कुछ अपना वेट होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो सेल्फ वेट की वजह से हम लोग जानते हैं कि कुछ नीचे वेट लगाएगा। मान लिया जाए कि 50 न्यूटन से सेल्फ वेट का वेट नीचे लगा रहा है। ठीक है ना, अब जब नीचे लगा रहा है तो इसकी बैलेंस करने वाली रिएक्शन फोर्स कहाँ होगा, इस पर भी थोड़ा विचार कर लीजिए। जब विचार किए होंगे आप लोग तो इसकी रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा होगा और वो भी कितना न्यूटन का लग रहा होगा, 50 न्यूटन का ही लग रहा है। ठीक है, एक बात पर और विचार करने की कोशिश करोगे कि इधर से कोई बंदा आया और इसको धक्का देते हुए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 10 न्यूटन की फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और कोई बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है धक्का देते हुए 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगा रहा है। ठीक है ना, हाँ, ये 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है। अब इस स्थिति पर आप लोग विचार कीजिए, आप लोग विचार कीजिए इस स्थिति पर आप लोग विचार करिए। विचार करने से आप लोग को ये समझ आएगा कि सर जो ये इंसान 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लगा रहा है उतना ही 10 न्यूटन का फोर्स उसके उल्टी डायरेक्शन में लगा रहा है। इसका मतलब इस वाले फोर्स को ये वाला फोर्स काट देगा, कैंसिल कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, दूसरी बात, ये जो सेल्फ वेट की वजह से जो नीचे फोर्स लगा रहा है ना उसकी भी कैंसिल होगी वो रिएक्शन के द्वारा, यानी इस वाले फोर्स के द्वारा ये वाला भी इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये बात से हमको फाइनली इस कंक्लूजन तक पहुँचे कि ये रिजिड बॉडी पर यानी इस रिजिड बॉडी पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, तो आप लोग को एक ही जवाब आना चाहिए कि सर नेट फोर्स जो काम करेगा वो जीरो काम करेगा। क्या करेगा वह, जीरो काम करेगा। तो लिखेंगे in this case net force
नेट फोर्स acting on the rigid body, acting on the rigid body is zero। इसका मतलब एफ नेट यहाँ पे कितना हो गया, वो 0 हो गया। इस बात से आप सहमत हैं या नहीं, बोलिए यस या नो, जल्दी जल्दी बोलिए यस या नो, ठीक है। हाँ, अगर यस जवाब आती है तो अगर एफ नेट 0 है इसका मतलब इसके अंदर कोई वेलोसिटी जनरेट नहीं हो रहा है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। एफ नेट 0 है इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हाँ, अगली स्थिति पर हम विचार करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये तो पहली स्थिति होगी। दूसरी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश और करते हैं गहराई से, तो हम ये पाएंगे कि एक कंटेनर लिए और इस कंटेनर में हम क्या कर दिए, फ्लूइड को भर दिए। क्या चीज़ को भर दिए, वो फ्लूइड को भर दिए। ये आपकी फ्लूइड है, ठीक है ना, ये आपकी फ्लूइड है, ठीक है ना। हमको ऐसा फ्लूइड को भरना है जिसके पास विस्कोसिटी वाला गुण ज़्यादा है। नहीं ना समझे, विस्कोसिटी कहने का मतलब होता है चिपचिपापन। जैसे शहद जानते हैं आप लोग, हनी जकरा बोलते हैं, ठीक है ना। हनी में गाढ़ापन ज़्यादा है, ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मोबिल समझिए, क्या होता है, मोबिल में भी चिपचिपापन ज़्यादा है। मोबिल नहीं समझ पा रहे हैं, आप सरसों को तेल समझिए, उसमें भी चिपचिपापन ज़्यादा है। यानी वैसा ही लिक्विड को लेना है, वैसा ही फ्लूइड को यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ से एक स्टील बॉल, ये आपकी स्टील बॉल है। कैसा बॉल है, हम कलर चेंज करके लिखते हैं, लाल कलर से स्टील बॉल को बनाते हैं ताकि क्लियर समझ आए कॉन्सेप्ट। ये आपकी स्टील बॉल है, ये स्टील बॉल को यहाँ से अगर ड्रॉप किया जाए, तो क्या होगा, ये स्टील बॉल नीचे की ओर गिरना चालू करेगा। कैसे, तो फ्री फॉल होगा। क्या होगा, फ्री फॉल होगा। अब जो कोई भी वस्तु अगर फ्री फॉल से गिरता है तो 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की एक्सेलरेशन से गिरता है। ये बात आप लोग को आज जान लेना होगा, अगर नहीं जानते हैं तब। ये गिरता रहेगा, कब तक गिरता रहेगा, जब तक इसको कोई रोकने वाला दूसरा फोर्स ना मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही लिक्विड के कांटेक्ट में आएगा, देखिए यहाँ पे आएगा, अब ये आएगा तो यहाँ पे ये नीचे आना चाहेगा, लेकिन ये लिक्विड है ना, लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, जिस फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स। इस बॉल को एक फोर्स का अनुभव होगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स होगा इस लिक्विड के द्वारा लगाया गया रेजिस्टेंस फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स का अनुभव होगा, जो कि ये जो फ्रीली रूप से फॉल कर रहा था उसको फॉल करने से रोकने की कोशिश करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी इस स्थिति में फोर्स की वैल्यू यहाँ पे भी F लगेगा और इस स्थिति में फोर्स की वैल्यू यहाँ पे भी F लगेगा। तब यहाँ पे इस स्थिति में अगर नेट फोर्स की बात करें, F नेट की बात करें तो इस स्थिति में भी 0 होगा। इसका मतलब क्या, यहाँ से जो मेजर क्वेश्चन निकलने वाली है कि सर कि अगर एफ नेट 0 हो गया इसका मतलब बॉल यहाँ से नीचे आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो किस पोजीशन के साथ आएगा, ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। देखिए अगर ऐसा हुआ दोनों फोर्स का इफेक्ट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे लिक्विड फोर्स के वजह से ये बॉल नीचे आएगा तो किस वेलोसिटी से आएगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट, बड़ा सुंदर सा पॉइंट लिखेंगे, वेन स्टील बॉल
इंटर इन फ्लूड then moves with constant velocity किस वेलोसिटी से मूव करेगा वो? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। एक बात आप लोग को यहाँ पे बात अंडरलाइन करने वाली बात ये है कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगा? वह जीरो होगा। देखिए ये दोनों ही स्थिति में हम कैसा एक्सेलरेशन देख रहे हैं? वो लीनियर एक्सेलरेशन देख रहे हैं। कैसा एक्सेलरेशन देख रहे हैं? वो लीनियर एक्सेलरेशन देख रहे हैं। इस स्थिति में भी क्या देख रहे हैं? लीनियर एक्सेलरेशन देख रहे हैं। लीनियर एक्सेलरेशन कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, उसी को तो बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब उसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल और हम लेने की कोशिश करेंगे और आप इस चीज़ को आप भी समझने की कोशिश करोगे। सपोज करिए कि एक फोर्स ये है और दूसरा फोर्स ये है। ये दो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स F1 मैग्नीट्यूड का है और ये फोर्स F2 मैग्नीट्यूड का है। अब बताइए कि ये फोर्स अगर लगाएगा तो ये इधर इस बॉडी को इधर घुमाना चाहेगा कि नहीं घुमाना चाहेगा? जब इस पॉइंट को अगर हम कर दिए हैं फिक्स, यहाँ पे से कर दिए हैं क्या? इसको कर दिए हैं हिंज कर दिए हैं, यानी पिन कर दिए हैं। और पिन करने का मतलब होता है ना, पिन कर दिए हैं। ठीक है ना, पिन कहने का मतलब आप समझिए कि वहाँ से वो चीज़ रोटेट कर सकता है, घूम सकता है। ठीक है ना, हाँ, यानी आप मशीन आप नहीं देखे होंगे, हाँ, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ तो आप लोग मशीन नहीं देख पाए, मिनी ड्राफ्टिंग मशीन। ठीक है ना, हाँ, तो अभी समझिए कि यहाँ पे से ऐसा रिपीट मॉडल है कि ये चीज़ यहाँ से घूम सकता है। तो अगर ये कोशिश करेगा तो ये वाला फोर्स, ये F1 फोर्स किधर घुमाना चाहेगा? ये F1 फोर्स जो है वो इधर घुमाना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? बोलिए। और ये वाला F2 फोर्स किधर घुमाना चाहेगा? इधर घुमाना चाहेगा। बोलिए, इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? ये वाला फोर्स इधर घुमाना चाहेगा और ये वाला फोर्स उधर घुमाना चाहेगा। मतलब बोलिए सर किधर घुमाना चाहेगा? तो देखो तो ये वाला फोर्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और ये वाला फोर्स की वजह से कैसा घूमेगा? वो क्लॉकवाइज घूमेगा। अब बताइए कि यहाँ पे इस स्थिति में अगर मोमेंट यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि अगर मोमेंट आर्म L1 है और यहाँ से यहाँ तक अगर मोमेंट आर्म L2 है, तो यहाँ से अगर मोमेंट की बात करेंगे तो बताइए कि यहाँ से जो भी मोमेंट आएगा वो प्लस मोमेंट आएगा कि माइनस मोमेंट आएगा? जल्दी बोलिए। एंटी क्लॉकवाइज साइन कन्वेंशन के अनुसार हम खुद बताए हैं आप लोग को कि ये माइनस हो गए। एंटी क्लॉकवाइज कैसा मोमेंट होगा? वो माइनस होगा। और यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट कैसा मोमेंट होगा? वो प्लस मोमेंट होगा। कैसा मोमेंट होगा? प्लस मोमेंट होगा। अब बताइए ये दोनों का अगर दोनों फोर्स के वजह से, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है बड़े आराम से इजली एंड स्मूथली कि अगर यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू सेम हो जाए और यहाँ पे भी मोमेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम हो जाए, दोनों स्थिति में यानी दोनों फोर्स की वजह से मोमेंट की मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर सेम हो जाएगा तब क्या होगा? दोनों मोमेंट एक दूसरे को काट देगा यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम यहाँ पे से ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि नेट मोमेंट कितना हो रहा है वो, यानी नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो। और जब नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी जीरो होगा तो हम बोल सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? वो एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर गलती से अल्फा से डिनोट करें तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो होगा। अब तीनों स्थिति में हम कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं।
देखिए तो इस वाले स्थिति में एफ नेट जीरो हो रहा था और एक्सेलरेशन भी जीरो हो रहा था। इस स्थिति में एफ नेट जीरो हो रहा था और एक्सेलरेशन भी जीरो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी हो रहा था, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी हो रहा था। इस बात से हम कह सकते हैं कि अगर फोर्स नेट फोर्स जीरो हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी जीरो हो जाए, ठीक है ना। इस स्थिति में वेलोसिटी जीरो नहीं हो रहा, वेलोसिटी हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। और ये तीनों ही एग्जांपल अपन लिया था इक्विलिब्रियम का, काची का, इक्विलिब्रियम का। ये भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये भी बॉडी इक्विलिब्रियम में है। जब ऐसा केस आएगा तो ये भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स का होना जीरो जरूरी है, एक्सेलरेशन का जीरो होना जरूरी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का होना बहुत जरूरी है। ये तीन चीज का होना बहुत जरूरी है। ये अभी हम इक्विलिब्रियम का तीनों एग्जांपल से कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया, ठीक है। तो आइए हम लोग अभी डिफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पे इसको इरेज करते हैं, सर कॉपी कर लेते हैं। लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत शिकायत आता है कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हो, ठीक है। हाँ उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं और इक्विलिब्रियम का फ्रेश डिफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं। और आपको ये चीज़ समझ आएगा कि पहले इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब लिखते थे तो समझ नहीं आता था, ठीक है। हाँ तो इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन समझिए, ठीक है ना। उम्मीद है आपकी क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा मेरा राइटिंग, ठीक है ना। हाँ लिखेंगे व्हेन नेट फोर्स acting on the when net force or net moment acting on the मोमेंट को कभी कभी प्यार से टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ टॉर्क भी बोलते हैं। when net force or net moment acting on the rigid body is zero, then the body is then the rigid body is said to be in equilibrium। तब हम उस रिजिड बॉडी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम है। देखिए तो कि एफ नेट जीरो हो जाए, या देखिए तो यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो हो रहा है, या नेट मोमेंट, यानी यहाँ पे बोलेंगे एम नेट मोमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। या समेशन ऑफ एम भी इसको लिखते हैं, समेशन ऑफ एम को ही बोलेंगे नेट मोमेंट, ठीक है ना। हाँ तो ये अगर स्थिति आ रहा है तो हम समझेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम का एक जिंदा डिफिनेशन हम लोग को मिला, व्हेन द नेट फोर्स और नेट मोमेंट एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, देन द रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। अब हम उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं, यानी इस स्थिति भी इक्विलिब्रियम का है, इस स्थिति भी इक्विलिब्रियम का है और इस स्थिति भी इक्विलिब्रियम का है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग को रिजिड बॉडी मैकेनिक्स पढ़ना है, क्योंकि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडी के बारे में ही एनालिसिस करना है। इसीलिए इस कंडीशन को यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन और ये कंडीशन के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इस कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। किसमें पढ़ते हैं वह, फ्लूइड मैकेनिक्स में। इसीलिए इस कंडीशन को यहाँ पे हम लोग करेंगे अवॉइड। और फिर से एक और डिफिनेशन बनाने की कोशिश करोगे, देखिए यहाँ पे इरेज कर देते हैं और इसको हम इरेज करके फिर से एक नया डिफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि
इसको पॉज करके लिख देते हैं डिफिनेशन। देखिए, इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट और moves with constant velocity, then body is said to be in equilibrium। ठीक है, देखिए बॉडी या तो रेस्ट में रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। देखिए इस बात को भी आप समझने की कोशिश कीजिए। मैक्सिमम लोग यही डिफिनेशन बोलता है कि बॉडी रेस्ट में रहेगा। देखिए मैक्सिमम लोग ये बोलने की कोशिश करता है कि अगर बॉडी रेस्ट में रहेगा तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नहीं, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन हो सकता है, या तो बॉडी रेस्ट में हो सकता है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है ना, तब हम लोग बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है ना। हाँ देखिए, तो यहाँ पे तो मतलब बॉडी रेस्ट में नहीं है, यहाँ तो बॉडी तो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, फिर भी ये किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो यही बात है इसकी डिफिनेशन की स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। और आप लोग से अगर कोई डिफिनेशन पूछे तो आप यही बोलोगे, यही डिफिनेशन बोलोगे। अगर आपको कोई साथ बहस कर देगा तो आप तीनों ही कंडीशन को एनालिसिस करके और बताइएगा कि ये रेस्ट में है तो कैसे है, अगर रेस्ट में है तो कैसे है, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है तो कैसे है। ठीक है ना। हाँ, हर एक चीज को आप इस एग्जाम्पल की मदद से उसे समझाने में सक्षम रहोगे, ऐसा उम्मीद है। तो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंप्लीट किया और डिफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट किया। अब हम लोग थोड़ी सी विचार करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। तब तक के लिए उसको कर लीजिए कॉपी या ले लीजिए स्क्रीनशॉट। दिखाई पड़ रहा है ना, क्लियर। हाँ, तो इसको इरेज करते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या पॉज करके लिख लिया पीछे। ठीक है ना। हाँ, बार बार इस चीज़ को हम सुनना नहीं चाहेंगे कि सर मतलब हमको लिखने का समय दीजिए, है ना। हाँ, देखिए अभी हम क्या देख रहे थे, इक्विलिब्रियम होने के लिए, इक्विलिब्रियम होने के लिए बॉडी को, इक्विलिब्रियम होने के लिए बॉडी दोनों स्थिति में हो सकता है। बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है और बॉडी मोशन में भी हो सकता है। अगर बॉडी मोशन में है तो किस मोशन में होगा, तो बोले कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा। किसके साथ होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा। और जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा तब उसको कौन सी इक्विलिब्रियम कहेंगे, जब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा तब उसको कौन सी इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और जब रेस्ट में रहेगा तब उसको कौन सी इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि जब बॉडी रेस्ट में है तब उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे वो, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रहेगा तब उसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी हमको यहाँ पे से इक्विलिब्रियम दो टाइप के मिला, पहला मिला स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा मिला डायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, कि अगर कोई बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो रहा, अगर बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है, बॉडी इस कंडीशन में क्या है, बॉडी इन दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो, देन बॉडी इन रेस्ट। बॉडी इस कंडीशन में, बॉडी किस कंडीशन में है, बॉडी इज इन रेस्ट। इस कंडीशन में बॉडी रेस्ट में है, ठीक है ना। तो अगर बॉडी रेस्ट में रहेगा तब हम उसको बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी देखिए इस कंडीशन में, देखिए इस कंडीशन में बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। इस कंडीशन में बॉडी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब हम उसको बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे वो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक सकते हो कि इन दिस इक्विलिब्रियम
बॉडी दिखाई पड़ा ना, बॉडी इन रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट में रहेगा तब इस इक्विलिब्रियम को स्टैटिक बोलेंगे। और इसमें क्या होगा, लिखेंगे इन दिस इक्विलिब्रियम बॉडी इज इन मोशन, बॉडी किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। देखिए इस चीज को आप बड़े आराम से फील करो, ठीक है ना। देखो फिर से इसको सम अप करते हैं। अभी हमने क्या सीखा, देखिए हमने स्टार्टिंग में 3 एग्जाम्पल लिया, हमने स्टार्टिंग में क्या किया, 3 एग्जाम्पल लिया। पहला स्थिति में क्या देखा कि नेट फोर्स 0 कर दिया, और नेट फोर्स 0 कर दिया तो देखिए ये स्थिति है बॉडी रेस्ट की, क्या है, बॉडी रेस्ट की है। तो यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 हो रहा था, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 हो रहा था, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन 0 हो रहा था। यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 हो रहा था, यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 था, लेकिन यहाँ पे नेट मोमेंट 0 हो रहा था। यानी नेट मोमेंट यानी एम नेट मोमेंट क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। यानी समेशन ऑफ एम क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। ये बात ऊपर लिखे थे जो कि इरेज कर दिया था, ठीक है ना। हाँ, और इतना बात समझने के बाद अपन फ्रेश इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन सीखा, और सीखने के बाद यहाँ से हम लोग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम भी सीख लिया। यही 2 टाइप्स है इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग सीखा एक तरह से टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की, यानी ये सीख लिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। हाँ, उम्मीद है इतना बात समझ आया होगा, और इसको कर लीजिएगा कॉपी। अब हम लोग फ्रेश मूव करेंगे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ओर, ठीक है। तब तक करते हैं इरेज, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सीखने की कोशिश करेंगे। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, देखिए कंडीशन का मतलब होता है हालात या दशा। उसकी दशा क्या है, हालात क्या, किसकी, तो इक्विलिब्रियम की, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। हालात और दशा का रियल फील अगर लेना चाहोगे तो अभी लॉकडाउन की स्थिति है, और घर में आप लोग थोड़ा सा गलती कर रहे होंगे, तो आप लोग की हालात और आप लोग की दशा दोनों ही क्या होगी, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करोगे, जो बंदा यहाँ तक पहुँच पाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम लोग हालात किसका देखने वाले हैं, इक्विलिब्रियम की। देखिए इसको पढ़ाना इसेंशियल इसलिए हो जाता है कि कभी कभी 4 मार्क्स में थ्योरी पूछ दिया जाता है। यहाँ पे कैसे क्वेश्चन में पूछने का पैटर्न होगा, राइट डाउन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 4 मार्क्स में रहेगा तो 4 पॉइंट लिखना ही होगा, ठीक है। अगर किस्मत खराब रहा, यहाँ से ये चीज़ नहीं पूछ पाया, तो उस स्थिति में ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से 6 नंबर के न्यूमेरिकल वाली कंसेप्ट में यूज होगा ही होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए इसको जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करोगे आपके लिए उतना ही कम पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहला हम हालात पर विचार करते हैं। पहली हालात तो ये हो जाए कि वेन द बॉडी, ब्लैक से नहीं रेड से लिखते हैं, ठीक है ना। हाँ, वेन द बॉडी मूव्स इन एनी डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी है वो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सपोज करिए कि कोई एक बॉडी है, ये आपकी कोई एक बॉडी है। मान लीजिए कोई भी बॉडी की बात यहाँ करेंगे ना, आप लोग मन ही मन समझ लीजिएगा कि सर रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये कोई रिजिड बॉडी है, तो अगर ये मूव कर रहा है इसका मतलब इसमें कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा। अगर ये कोई रिजिड बॉडी है, इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा, और इसकी फोर्स सेल्फ वेट के कारण नीचे भी कुछ न कुछ लग रहा होगा। तो बड़ा आराम से देखिए, सपोज करिए कि ये वाला 15 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, और इधर भी कितना लग रहा है, वह इधर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सपोज कर लेते हैं कि सेल्फ वेट की वजह से 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उसे 15 न्यूटन का फोर्स उधर उस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यही तो कंडीशन है
व्हेन द बॉडी मूव्स इन एनी डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा होगा, इसका मतलब अगर ये मूव कर रहा होगा, इसका मतलब इसको कहीं से रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा वो? रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा। रिजल्टेंट दिखाई तो नहीं पड़ रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा। जब रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है तभी तो कोई बॉडी मूव करेगा। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा तो बॉडी मूव नहीं करेगा। हाँ, तो यही इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि इन दिस कंडीशन, लिख देंगे इन दिस कंडीशन, यानी इस हालात में क्या करेगा वो? रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, ठीक है ना। हाँ, रिजिड बॉडी पर कुछ ना कुछ रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा, तभी बॉडी में मूवमेंट आ रहा होगा। इसका मतलब अगर हम रिजल्टेंट फोर्स को बैलेंस कर देंगे तो हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो देखिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम ब्लैक कलर से फोर्स लगाते हैं। अगर इतना फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, यानी F = -15 न्यूटन का फोर्स लगा दें, तो हमारा इस फोर्स को इफेक्ट को कर देगा कैंसिल। अगर E जितना फोर्स नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स अगर ऊपर की ओर लगा दें, यानी रिएक्शन फोर्स लगा दें 50 न्यूटन का इस डायरेक्शन में लगा दें, तो हम कह सकते हैं, इस डायरेक्शन में लगा दें तो हम कह सकते हैं कि इस वाले फोर्स को इफेक्ट को ये वाला, इस वाले फोर्स के इफेक्ट को ये वाला कैंसिल कर दिया, और इस वाले फोर्स को इफेक्ट को ये वाला कैंसिल कर दिया। इसका मतलब इस पर जो जितने भी फोर्स काम कर रहा है सारे फोर्स का इफेक्ट को कर दिया है कैंसिल, यानी रिजल्टेंट फोर्स हमारा हो गया है 0। इसका मतलब देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर बॉडी इज टू बी इन इक्विलिब्रियम देन रिजल्टेंट फोर्स मस्ट बी जीरो। इस स्थिति में रिजल्टेंट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब अगर कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब उसका रिजल्टेंटवा कितना होना चाहिए? 0 होना ही चाहिए। इसका मतलब समेशन ऑफ फोर्स एफ नेट क्या होना चाहिए? वो 0 होना चाहिए। यही बात तो कहा। अगर समेशन ऑफ एफ नेट 0 हो रहा है तो यहाँ पे विचार करते हैं कि यहाँ पे कितने तरह का फोर्स लग रहा है। देखिए, तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो बताइए, सबसे पहले अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स पर विचार करते हैं, यहाँ पर अगर विचार करने की कोशिश करते हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें, समेशन ऑफ एच की बात किया जाए, तो देखिए तो 15 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है, तो लिख देते हैं 15 न्यूटन। और 15 न्यूटन का फोर्स इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो लिखो माइनस देकर के इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो बताइए कि समेशन ऑफ फोर्स यहाँ पे कितना हो गया? 0, यानी समेशन ऑफ एच इस स्थिति में क्या हो गया? वो 0 हो गया। अब बताइए कि यहाँ पे समेशन ऑफ भी यानी वर्टिकल फोर्स यानी समेशन ऑफ भी पर बात करेंगे, तो बताइए कि समेशन ऑफ भी 50 न्यूटन अगर डाउनवर्ड प्लस लेते हैं, तो बताइए अपवर्ड फोर्स को -50 न्यूटन लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? हाँ, इसका मतलब यहाँ पे समेशन ऑफ भी 0 हो गया और समेशन ऑफ एच 0 हो गया और समेशन ऑफ भी 0 हो गया, तो रिजल्टेंट कितना होगा? वो अगर आप लोग को फ्रेंड वाली बात थोड़ा सा याद होगा तो रिजल्टेंट निकालने के लिए बताते थे कि समेशन ऑफ एच के स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ भी के स्क्वायर। अब ये दोनों 0 है तो रिजल्टेंट भी क्या आ गया? वो 0 आ गया कि नहीं? इस बात से हम क्लियर स्थिति में कह सकते हैं, इस स्थिति से हम कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में और उसकी अगर आप इक्विलिब्रियम में लाना चाह रहे हो, इस बात को समझो। अगर कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किसी डायरेक्शन में चल रहा है, मोशन में है और उसको आप इक्विलिब्रियम में लाना चाह रहे हो, इसका मतलब
जिस वजह से मूव कर रहा है वो वजह को ही ख़त्म करना होगा, और वो एक ही वजह है, फोर्स है। एक ही वजह क्या है? फोर्स है। इस बात से क्लियर समझ आएगा, समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ भी इज इक्वल टू 0 होना होगा। यानी ये कंडीशन है इस स्थिति के लिए, इस दशा के लिए ये कंडीशन है। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे। हाँ, ये हो गई पहली दशा। दूसरी दशा पर हम बात करेंगे कि वेन बॉडी रोटेट अबाउट इट सेल्फ, ठीक है ना। कोई बॉडी रोटेट कर रहा है अपने आप पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप इस चीज़ को कॉपी कर लेंगे पॉज करके, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो उम्मीद है आप लोग इसको कॉपी करने में सफल हो रहे होंगे। अब इसे हम इरेज करते हैं। देखिए, समझाने के लिए सारा डायग्राम को दिए, कोई अकबकाना नहीं है, बड़े आराम से हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, एकदम ऑफलाइन के जैसा, हमको अकबकाना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब यहाँ पे बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिए। व्हेन द बॉडी रोटेट अबाउट इट सेल्फ, अगर कोई बॉडी है, सपोज करिए कि कोई एक बॉडी ये है, ठीक है ना। हाँ, ये कोई बॉडी है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है इस फोर्स के वजह से। मान लिया जाए कि ये फोर्स आपकी 10 न्यूटन की है और यहाँ से यहाँ तक आपकी आर्म दे रखी है 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, और बोल रहा है कि बॉडी ओ पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। देखिए, बड़े आसानी से चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, फील कीजिए कि अगर कोई बॉडी इस तरह का है और यहाँ पे हिंज किया गया है, तो बताइए कि इस फोर्स की वजह से बॉडी क्या होना चाहेगा? मूव करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? नहीं, मूव नहीं करेगा सर, रोटेट करेगा। फिर से आप वही गलती कर रहे हो, मूव नहीं करेगा, क्या करेगा? रोटेट करेगा। और रोटेट जब करेगा, इसका मतलब आपकी रोटेशन बता सकते हो कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो सर आप ही तो मोमेंट पढ़ाए हो, हम तो बोल सकते हैं कि सर ये क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज मोमेंट होगा। और क्लॉकवाइज मोमेंट को हम प्लस से इंडिकेट कर रहे थे। तो बताइए, अगर मोमेंट की मैग्नीट्यूड यहाँ निकालने की कोशिश करोगे, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू 5 × 10, दिखाई तो पड़ ही रहा होगा, 5 × 10 यानी 50 न्यूटन का क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। देखिए, इस साइन का मतलब आप समझोगे, ये प्लस साइन का मतलब है कि 50 न्यूटन का जो मोमेंट लग रहा है वो क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। तो कहने का मतलब, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है, इसका मतलब उसमें मोमेंट काम कर रहा है, चाहे वो क्लॉकवाइज मोमेंट काम कर रहा होगा, चाहे तो वो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट काम कर रहा होगा। हाँ, तो हम बोलेंगे इन दिस कंडीशन, इस हालात में मोमेंट एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, इस हालात में रिजिड बॉडी पर मोमेंट एक्ट कर रहा होगा। लेकिन हमारी कोशिश है इसको इक्विलिब्रियम में लाना। तो बताओ कि अगर प्लस 50 न्यूटन का मोमेंट लग रहा है, अगर हम माइनस 50 न्यूटन का मोमेंट लगा दें, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, प्लस 50 न्यूटन का मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है, और माइनस 50 न्यूटन लगाने का मतलब कि आप एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगाओगे, यानी उसके उल्टे डायरेक्शन में लगाओगे, तो दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आना ही होगा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, लिख देते हैं देयरफॉर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में आना चाहेगा तो देन सम ऑफ द मोमेंट, सम नहीं लिखिए, अलजेब्रिक सम लिखिए,
इज्जत से लिखिए, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट acting on the rigid body, sum of the all moment acting on the rigid body is जीरो। रिजिड बॉडी पर जो भी मोमेंट एक्ट कर रहा होगा उसका समेशन, और कैसा सम, अलजेब्रिक सम, जो कि अपन अभी बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। देखिए अलजेब्रिक सम और अरिथमेटिक सम का मतलब समझिए। देखिए अलजेब्रिक सम कहने का मतलब होता है ना कि समेशन विथ साइन, समेशन विथ साइन, चिन्ह के साथ हम लोग जोड़ेंगे। चिन्ह का मतलब होता है प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए समेशन का मीनिंग आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम तो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ इसका मतलब कि अगर समेशन ऑफ मोमेंट यहाँ पे अगर जीरो कर देंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अगर जीरो कर देंगे, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखिए मोमेंट का सम निकालने की कोशिश करो, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसको उल्टी डायरेक्शन में एक मोमेंट लगा दो। सपोज करिए कि यहाँ से एक मोमेंट लगा दिया जो इसकी उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये भी मोमेंट कितना का जनरेट कर रहा है, वह ये मोमेंट भी जनरेट कर रहा है 10 न्यूटन। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक मोमेंट लगाते हैं। देखिए रेड कलर से आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे एक मोमेंट ऑफ फोर्स लगा देते हैं जो 10 न्यूटन का है। कितना न्यूटन का है, 10 न्यूटन फोर्स का है। और यहाँ से यहाँ तक इसका भी डिस्टेंस 5 न्यूटन है, 5 मीटर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सम ऑफ द मोमेंट की अगर बात किया जाए, देखिए तो 50 न्यूटन प्लस मोमेंट लग रहा है, 50 न्यूटन प्लस मोमेंट लग रहा है, और उतना ही 50 न्यूटन मीटर का माइनस मोमेंट लग रहा है। तो अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक बात आप ध्यान दोगे कि अगर आपकी बॉडी सिर्फ रोटेट कर रहा है, अगर बॉडी आपकी सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो उस स्थिति में हमको क्या करना होगा इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, तो मोमेंट का सम जीरो देखना होगा, ठीक है ना। हाँ अगली स्थिति पर अगर विचार किया जाए, तीसरा स्थिति कि वेन बॉडी मूव्स इन एनी डायरेक्शन, अगर कोई बॉडी मूव भी कर रहा है, मूव्स इन एनी डायरेक्शन एंड रोटेट अबाउट इटसेल्फ, कहने का मतलब अगली स्थिति ये दोनों स्थिति को मिला करके है। अगली दशा पहले आपके पापा कूट रहे थे, उसके बाद आपके भैया कूट रहे हैं, अब ये दोनों मिल के कूट रहे हैं। अब उस स्थिति में आप इक्विलिब्रियम में कैसे आना चाहोगे, तो उस स्थिति में इक्विलिब्रियम दोनों को बैलेंस करने के लिए पापा कूट रहे हैं, भैया कूट रहे हैं, तो दोनों स्थिति को फिर से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वहाँ पे एंट्री होगी आपकी मम्मी की, और दोनों को फोर्स के न्यूट्रलाइज करेंगे मम्मी के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है ना। तो उस दशा को देखिए, चूँकि अभी आप लोग घर में हैं और ये सारी दशा आप लोग को तो नहीं दिख रहा होगा, चूँकि आप लोग अभी इंजीनियर बनने वाले हैं, तो कौन कूटेगा, आपके भाई पर ये दशा दिखने को मिल रहा होगा। लेकिन यही दशा हम इक्विलिब्रियम पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ ये सब बात को थोड़ा समझिएगा और कमेंट में सब बताइएगा कि इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में देखिए, पहले तो इस कंडीशन को पहले दिखाते हैं कि ये कंडीशन कैसे जनरेट होगा, ठीक है। सपोज करिए कोई एक रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, और ये कोई रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी पर यहाँ पे कर दिया गया है फिक्स। क्या कर दिया गया, वो फिक्स कर दिया गया। यहाँ पे कोई फोर्स लगाया जा रहा है,
और ये फोर्स आपकी 10 न्यूटन की है। कितना न्यूटन की है दिखाई पड़ रहा होगा, ऐसा उम्मीद है। हाँ ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से जो रोटेशन है वो 5 मीटर का रोटेशन पर फोर्स लग रहा है। देखिए और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इधर से फोर्स भी लग रहा है, ठीक है ना। हाँ, और ये फोर्स लग रहा है आपकी 5 न्यूटन की, ये 5 न्यूटन की फोर्स इधर से लग रहा है। अब बताइए कि इस स्थिति में, और ये भी बोल दिया जाए कि यहाँ पे आपकी इस स्थिति में यही पॉइंट पर आपकी फोर्स नीचे से लग रही है, ऐसा। अब बताइए कि ये सारे स्थिति पर अगर विचार किया जाए, ये सारी स्थिति पर विचार किया जाए तो हम बोल सकते हैं कि इस वाले फोर्स की वजह से क्या होगा, घुमाना चालू करेगा कि नहीं चालू करेगा, बोलिए। इस वाले फोर्स की वजह से घुमाना चालू करेगा कि नहीं चालू करेगा, हाँ चालू करेगा। इस फोर्स की वजह से उधर टेलना चाहेगा लेकिन उधर धकलाएगा नहीं। इस फोर्स की वजह से ये ऊपर उठाना चाहेगा जबकि ऊपर भी नहीं उठेगा। इसका मतलब ये फोर्स की वजह से क्या चालू करेगा भाव, इस फोर्स की वजह से रोटेशन चालू करेगा, और रोटेशन चालू होगा इसका मतलब मोमेंट है। ये जो फोर्स है ये फोर्स मूव कराना चाहेगा इधर और ये भी फोर्स मूव कराना चाहेगा इधर, इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी यहाँ पे काम कर रहा होगा। फाइनलाइज बाय कि इस स्थिति में रिजल्टेंट फोर्स भी काम कर रहा है और इसी स्थिति में आपकी मोमेंट भी काम कर रहा है। हाँ, तो लिखेंगे इन दिस कंडीशन रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, ठीक है ना। रिजिड बॉडी पर रिजल्टेंट फोर्स भी काम कर रहा है और उस पर मोमेंट भी काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, देखिए देयरफॉर आप सटा के लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हटा दिए, सटो तो काहे दुश्मनी के लेकर से, ठीक है ना, सट के रहो। ऐसा कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने लगा था देयरफॉर, है ना, ऐसा नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था। देयरफॉर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, therefore body is in equilibrium, then algebraic sum of then या रिजल्टेंट फोर्स भी लिख सकते हैं, then resultant force acting on the rigid body is zero and moment यानी algebraic sum of moment is zero, ठीक है ना। हाँ, देखिए जब ऐसा स्थिति आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नीचे से उतना ही न्यूटन का फोर्स लगा देंगे उतना ही दूरी पर। तब बताइए कि इधर से जितना मोमेंट, मान लीजिए कि इधर से अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो देखिए तो नीचे अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो थोड़ा सा यहाँ सम अप करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो समेशन ऑफ मोमेंट अगर निकालने की कोशिश करें, देखिए तो ये वाला अगर ऊपर से लगने वाला फोर्स की वजह से 10 गुने 50 का प्लस मोमेंट लग रहा है तो नीचे से लगने वाला मोमेंट कितना होगा, 10 गुने 50 यानी 5 का, यानी 50 कैंसिल हो जाएगा यानी 0, यानी सम ऑफ द मोमेंट क्या हो गया वो 0। यानी इस स्थिति में हम ऐसे इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। अगर इस स्थिति में सम ऑफ द वर्टिकल फोर्स की बात किया जाए, तो मान लिया जाए कि ये वर्टिकल फोर्स 10 न्यूटन का लगा रहा है, तो अगर ऊपर से भी वर्टिकल फोर्स अगर 10 न्यूटन का लगा दें तो यहाँ पे सम ऑफ द वर्टिकल फोर्स भी क्या हो जाएगा वो
जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। अगर सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात की जाए तो अगर इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, गलती से अगर इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स अगर लगा दें, देखिए इधर से नहीं, ये वाला ये हिंज लगा देगा आपको। ये कौन सा लगा देगा? हिंज लगा देगा। यानी इधर से भी अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा दोगे तो ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा देगा तो ये 5 का इफेक्ट को कर देगा कैंसिल। ठीक है ना? हाँ, इसका मतलब ये भी जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग क्या देखें, इस दशा में हम लोग क्या देखें कि समेशन ऑफ H0 देखें, समेशन ऑफ V0 देखें, दिखाई पड़ रहा ना? हाँ, और समेशन ऑफ M0 देखें। नहीं दिखाई पड़ रहा, कट जा रहा है ना? हाँ, तो इस चीज़ को कॉपी कर लीजिएगा और यहीं पे हम लिखते हैं कि ये सारे स्थिति में समेशन ऑफ H0 लिखें, समेशन ऑफ V0 लिखें और समेशन ऑफ M0 लिखें। देखिए इस चीज़ को आप समरी के तौर पर सीखने की कोशिश करो। थोड़ा उबाऊ है लेकिन डुबाऊ नहीं है, इस बात को भी समझोगे। ठीक है ना? देखिए तीनों समरी, तीनों कंडीशन पर अगर हम विचार करें तो आपको समझ ही आएगा। देखिए पहली स्थिति में अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, इसका मतलब उसको इक्विलिब्रियम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ H0 होगा और समेशन ऑफ V0 होगा। अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तब वहाँ पे समेशन ऑफ M0 होगा। ठीक है ना? अगर कोई बॉडी मूव भी कर रहा है और कोई बॉडी रोटेट भी कर रहा है, तो उस स्थिति में समेशन ऑफ H0 होना होगा, समेशन ऑफ V0 होगा और समेशन ऑफ M0 होगा। यकीन मानिए कभी कभी यहाँ से इक्विलिब्रियम कंडीशन से आपकी ऑब्जेक्टिव दिखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाइड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ M0, समेशन ऑफ F0, समेशन ऑफ H0। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए कभी कभी समेशन H को ऐसे ना लिख करके समेशन ऑफ F इन x डायरेक्शन यही लिखता है। कभी कभी समेशन ऑफ V को V ना लिख करके फोर्स इन y डायरेक्शन लिखा है, यही तो है। कभी कभी समेशन ऑफ M को ना लिख करके M इन x y डायरेक्शन लिखता है। तो ये कभी कभी ऐसा भी लिख सकता है और इसका मतलब आप लोग को ये समझना होगा। उम्मीद है 3 कंडीशन इक्विलिब्रियम का क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा और इसको लीजिए स्क्रीनशॉट। और एक कंडीशन और अभी विचार करते हैं। हाँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है? तो एक कंडीशन पर और विचार करते हैं। हाँ, एक कंडीशन और रहे कि इक्विलिब्रियम में आप सुतल हैं तो सुतले रहे, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक कंडीशन और इक्विलिब्रियम की है, बड़े आसानी से इक्विलिब्रियम की बात समझिए। ठीक है ना? हाँ, आपकी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कोई ना करें। ठीक है ना? फाइनलाइज बात हम इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल और देंगे जिससे आप क्रिस्टल क्लियर होंगे। एक और स्थिति, वेन रेड से लिख रहे हैं सब कंडीशन तो रेड से ही लिखिए। ठीक है ना? वेन द बॉडी इज इन रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रुकल है, तब हम क्या सोचेंगे? देखिए बड़े आराम से यहाँ पे विचार कीजिए। अगर कोई बॉडी यहाँ पे है और कोई बॉडी यहाँ से रुकल है, ये बॉडी यहीं की यहीं है, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि इन दिस कंडीशन neither resultant force acting on the rigid body, neither resultant force acting on the rigid body nor moment acting on the rigid body। इसका मतलब आप क्या समझोगे कि इस पर ना ही कोई फोर्स एक्ट कर रहा और ना ही कोई मोमेंट एक्ट कर रहा है। जैसे आप गेम खेल रहे हो, ना आपको कोई
ना आपको पापा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना आपको बड़का भैया डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब आप आराम से इक्विलिब्रियम में आप जो काम कर रहे हैं वही काम कर रहे हैं, कोई कुछ कहे वाला नहीं है, ठीक है ना। तो मम्मी के आवे की कोई ज़रूरत नहीं है। मम्मी का एंट्री तभी होगा जब आपकी कुटाई पापा के द्वारा हो, या तो भैया के द्वारा हो, या दोनों के द्वारा हो, ठीक है ना। हाँ, देखिए दोनों ही स्थिति पर आप विचार कर लिए होंगे, ठीक है। हाँ, तो इस स्थिति में इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे कि इस पर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। बोलेंगे कि देयरफॉर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग देयरफॉर पालन कर ले रहा है बार बार। देयरफॉर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। देयरफॉर बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। हाँ, यानी यहाँ पे एफ नेट की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, यानी नो एक्सटर्नल फोर्स इन दिस कंडीशन नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दी रिजिड बॉडी। देखिए इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत खतरनाक चीज़ है और आप समझ पा रहे हैं। देखिए इक्विलिब्रियम का एक फाइनलाइज बात कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की हालात के बारे में बताते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि आप जिस पोजीशन में हैं उस पोजीशन में बने रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा इक्विलिब्रियम का स्थिति है, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप गेम खेल रहे हैं तो आप गेम खेलते रहो ना, सोए हुए तो सोए रहो। अब उसको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे चीज़ आएंगे, बहुत सारे फैक्टर आएंगे, ठीक है ना। पहली कंडीशन में देखें कि आपके भैया आकर कुटाई कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, जब भैया आकर कुटाई करेंगे इसका मतलब समेसन ऑफ भी 0 होगा और समेसन ऑफ एच 0 होगा। जब आपको पापा आकर कुटाई करेंगे तो समेसन ऑफ एम 0 होगा। अगर जब भैया और पापा दोनों आकर कुटाई करेंगे तो समेसन ऑफ भी, समेसन ऑफ एच और समेसन ऑफ एम 0 होगा। जब आपको कोई डिस्टर्ब ही ना करे, कोई कूटे ही नहीं, तो अपने आप बिंदास रहोगे। इस स्थिति में कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम में हो, हैं और रहेंगे, ठीक है। उम्मीद है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का 3 बात आप लोग को ध्यान होना होगा। समेसन ऑफ, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो समेसन ऑफ भी 0, समेसन ऑफ एच 0 और समेसन ऑफ एम को 0 होना होगा। उम्मीद है क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं, फिर भी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इक्विलिब्रियंट फोर्स क्या होता है, इस हेडिंग बनाएंगे और सीखेंगे इक्विलिब्रियंट फोर्स, ठीक है ना। हाँ, और ये भी 4 नंबर में थ्योरी लायक है, इक्विलिब्रियंट फोर्स। देखिए जो भी बात बताया जा रहा है उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा आप लोग को घाटा, और घाटा होगा तो हम कुछ कह नहीं सकते, हालात कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। देखिए इक्विलिब्रियंट फोर्स समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल जो अभी पढ़े उसी एग्जांपल से अपन डील करेंगे, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कोई एक बॉडी है, और इस बॉडी को बोल रहे हैं रिजिड बॉडी। हाँ, बड़े आराम से बोल रहे हैं ना, प्यार से इसको रिजिड बॉडी बोलो, रिजिड बॉडी है। तुम कौन सा बॉडी है वो? रिजिड बॉडी है। देखिए हम बॉडी को रिजिड बॉडी लिखे या ना लिखे, हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो दिलवा से आवाज़ निकलना चाहिए कि वो बॉडी कैसा होगा, रिजिड वे होगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। मान लिया कि इस बॉडी पर इधर फोर्स काम कर रहा है, इधर फोर्स लग रहा है, और इस बॉडी पर इधर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ये 3 फोर्स लग रहा है, जिसकी मैग्नीट्यूड F1 है, जिसकी मैग्नीट्यूड F2 है और जिसकी मैग्नीट्यूड F3 है, ठीक है ना। अब ये तीनों फोर्स के वजह से क्या होगा, इस बात को सोचोगे। ये तीनों फोर्स के वजह से आपके रिजल्टेंट काम करेगा। क्या काम करेगा बाबू? रिजल्टेंट काम करेगा। ये तीनों फोर्स की वजह से रिजल्टेंट काम करेगा, ये यानी ये रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ से कौन सा काम करेगा बाबू? रिजल्टेंट काम करेगा। नहीं समझे ना? आपको पापा भी कूट रहे हैं, भैया भी कूट रहे हैं,
स्थिति ऐसा आ गया कि आपके अंकल भी आके कूटने लगे। अब बताओ इस स्थिति में आपके ऊपर एक रिजल्टेंट काम करेगा, यानी सबके मिल करके जितना फोर्स लग रहा है सब आप ही पर लग रहा है, इसका मतलब आपके ऊपर एक रिजल्टेंट काम करेगा। अब उसको बैलेंस करने के लिए अब उधर से एक फोर्स आएगा कि ये तीनों के फोर्स को इफेक्ट को कर देगा कैंसिल, ये तीनों के फोर्स के इफेक्ट को कर देगा कैंसिल। बड़े आराम से देखिए कि आपको पापा भी कूट रहे थे, भैया भी कूट रहे थे और अंकल भी कूट रहे थे, इसका मतलब आपके ऊपर एक रिजल्टेंट काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? रिजल्टेंट। अब तीनों को अगर कैंसिल करने के लिए कुछ ऐसा फैक्टर को आना होगा, वो आएंगी मम्मी और वो सारे इफेक्ट को कर देंगी कैंसिल। क्या कर देंगे? वो कैंसिल कर देंगे। तो इस स्थिति में इस रिजल्टेंट को यानी इस सारे फोर्स के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए एक अलग से फोर्स आएगा, उस फोर्स को बोलेंगे इक्विलिब्रियंट फोर्स। क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियंट फोर्स। ठीक है ना, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे, इक्विलिब्रियंट फोर्स। ठीक है ना, तो देखिए हम बोलेंगे यही ए सिंगल फोर्स, ये एक लौता फोर्स है, ए सिंगल फोर्स which balance the number of forces देखिए नंबर ऑफ फोर्सेस 1 2 3 फोर्स लग रहा, विच नंबर ऑफ फोर्सेस सिमुलटेनियसली। देखिए सिमुलटेनियसली का मीनिंग आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, चूंकि बड़ा लंबा मीनिंग आता था हमारा खुद कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है। ठीक है ना। नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग सिमुलटेनियसली ऑन द रिजिड बॉडी, then the single force is known as इक्विलिब्रियंट फोर्स। ठीक है ना, वो सिंगल फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियंट फोर्स। ठीक है ना। हाँ देखिए, यानी रेड कलर वाली आपकी हो जाएगी इक्विलिब्रियंट फोर्स। ठीक है ना। हाँ, जैसे में बड़े आराम से इस चीज़ को समझिए कि देखिए ये सारे नंबर ऑफ फोर्स है 1 2 3 और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? ये बैलेंस कर रहा है। एक बात आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले लिख देते हैं लेट F1, F2 एंड F3। देखिए सब चीज़ को देखिए 4 नंबर में ये पूछता है कभी कभी, तो आपके 4 नंबर लाइक लिखना होगा, नहीं तो ऐसे ही लिख दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है ना। लेट F1, F2 एंड F3 एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी simultaneously F1, F2 and F3 acting on the rigid body simultaneously and resultant are and equilibrium force E as shown in figure। देखिए आपकी लैंग्वेज अगर नहीं बन पा रही है बढ़िया से तो आप लपेट लीजिए एज शोन इन फिगर से, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को जितना अंग्रेजी कमज़ोर है उतना अंग्रेजी मेरे भी कमज़ोर है, जितना मजबूत आपके उतना मजबूत मेरे भी है। ठीक है ना। हाँ, इसीलिए हम सारे टेक्निक को ये सबको शेयर करते रहेंगे। ठीक है ना। हाँ, एक बात क्या देख रहे हैं कि रिजल्टेंट फोर्स को ये इक्विलिब्रियंट फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड इक्विलिब्रियंट का होगा कि नहीं। अगर गलती से अगर तीनों मिल करके 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तीनों मिल करके ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला अकेले 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तब ना इफेक्ट को कैंसिल करेगा। यानी भैया पापा
और अंकल तीनों मिल करके 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मम्मी आएगी और अकेले 10 न्यूटन का फोर्स लगा के सारे की इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इस स्थिति में एक नोट पॉइंट पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगर इक्विलिब्रियंट फोर्स को अगर ई से एफ से लिखेंगे तो लिखेंगे इक्विलिब्रियंट फोर्स इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, यानी इक्विलिब्रियंट फोर्स इज इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इक्विलिब्रियंट फोर्स। यानी इसका मतलब आप समझिए कि जिस डायरेक्शन में आपकी रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियंट फोर्स लगेगा। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करोगे। अगर दोनों की, ये तो हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अगर इसकी रिजल्टेंट की अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये है तो इसकी इक्विलिब्रियंट की अगर रिजल्टेंट फोर्स और इक्विलिब्रियंट फोर्स अगर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ये रहा, ठीक है ना। हाँ, अगर इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए, क्या देखा जाए, मैग्नीट्यूड की बात अगर किया जाए तो मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड और बराबर होगा, किसका बराबर होगा, इक्विलिब्रियंट फोर्स की मैग्नीट्यूड। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करोगे। जब इतना बात लिखोगे तब आपको फुल मार्क्स देगा 4 नंबर और 1 नंबर भी नहीं काटेगा, यकीन मानिए। इस तरह से अगर आप कॉपी को लिखोगे तब, ठीक है। ये हो गया इक्विलिब्रियंट फोर्स। अब हम लोग देखेंगे, अभी तुरंत ही देखेंगे, हम लोग को क्या देखेंगे, मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तभी तक इसको कर लीजिए स्क्रीनशॉट, चूँकि कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं देते हैं। तो लास्ट चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसे समझना बहुत आसान है, ठीक है ना। हाँ, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम की क्या स्टेट रही होगी, ठीक है ना। हाँ, देखिए हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की पूरा कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि आपकी ये बर्थडे वाली टोपी है, ठीक है ना, होता ही तो है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी हैप्पी, जाओ काट काट के बांटो, ठीक है ना। हाँ, पहली स्थिति में अगर आप चाहोगे तो आप बर्थडे वाला टोपी को ऐसे रख सकते हो, ऐसे रखोगे, ठीक है ना, ऐसे रख सकते हो। दूसरी स्थिति को रखना बड़ा ही मुश्किल काम है, अगर आप ऐसे रखना चाहोगे तो बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन बाय द वे गलती से, बाय चांस बाय लक अगर ये ऐसे खड़ा हो गया तो भी ये इक्विलिब्रियम का एक स्टेट होगा। अगर ऐसे भी खड़ा होगा तो भी एक इक्विलिब्रियम का स्टेट होगा। बाय द वे एक बॉल ले लिया यहाँ से, और इस बॉल को यहाँ से फोर्स लगाया तो ये लुढ़कते लुढ़कते यहाँ पे आ करके ऐसे रुक गया, यानी ये भी एक इक्विलिब्रियम का स्टेट हुआ। देखिए तीनों ही। इस स्थिति में अगर आप इधर से फोर्स लगाओ, अगर इधर से इसे धक जाओ उधर, तो आपकी स्थिति क्या होगी कि ये वाला इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से होगा, और कुछ समय बाद ये वाला फिर से इसी स्थिति में आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, इतना बात क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। अगर इसको फोर्स लगाएं ये स्थिति होते चला जाएगा, यानी इस टाइप के इक्विलिब्रियम को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। आप लोग मीनिंग पर चेक कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन इस स्थिति में अगर आप फोर्स लगा के देखो क्या होगा कि ये वाला स्थिति में आपकी ऐसे हो जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, ऐसे नहीं गिरेगा, गिर रहेगा तो इधर कौन मारेगा ना, ऐसे गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा, यानी इसकी स्थिति ये हो जाएगा, फिर से वापस अपने ओरिजिनल स्थिति में नहीं आएगा। देखिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या था कि फोर्स लगा रहे थे तो
इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा था और जैसे ही फोर्स को रिमूव कर रहे थे तो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जा रहा था, तब हम इस इक्विलिब्रियम को बोल रहे थे अस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पे एक बार अगर फोर्स लगा दिया, अगर एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो फिर से दोबारा उस स्थिति में नहीं आएगा, तब इस इक्विलिब्रियम को बोलेंगे अस्टेबल इक्विलिब्रियम, सॉरी इस स्थिति को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। और एक बात और, एक होता है कि इसको धक्का देगा तो एक समय जा करके फिर से पहली वाली स्थिति की जैसा ही रहेगा, लेकिन इसका जगह चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगह चेंज हो जाएगा। तो इस स्थिति को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। जैसे में घर में बच्चा होता है बहुत तरह के, ठीक है ना। हाँ, अभी आप लोगों को सब एग्जाम्पल घर में देखने को मिल रहा होगा। कोई बच्चा को है पढ़ने के लिए बोला जाए, जब तक बोला जा रहा है तब तक पढ़ेगा, ना तो नहीं पढ़ेगा, तो वो हो गया अस्टेबल इक्विलिब्रियम कि जब तक फोर्स लगा रहा है तब तक वो जिस स्थिति के लिए फोर्स लगा रहा है वो स्थिति बना रहा है, बाद में कोई स्थिति नहीं बना रहा है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ओकरा का करो कि बस खाली बस तनी सा कहे बर देरी है, पढ़ो, पूरा पढ़ना चालू कर दे, वो रुकिए नहीं रहा, पढ़िए रहा, ठीक है ना। तो वो ये स्थिति बड़ी कम देखने को मिलता है, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एक स्थिति ऐसा है कि उसको कुछ कर दीजिए, कहिए तैयो और ना कहिए तो कोई फर्क नहीं पड़े वाला, वो पढ़ने वाला स्थिति में रहेगा तो पढ़वे करेगा और नहीं पढ़े वाला स्थिति में रहेगा तो नहीं पढ़ेगा, ओकरा बाहरी आदमी से कोई मतलब नहीं है। दैट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो आपकी 3 स्टेट मिली, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगले दिन हम लोग फ्रेश हेडिंग के साथ आएंगे जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम और लामिस थ्योरम, और उसके बेस्ड कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी करेंगे। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का उम्मीद है कि इंतज़ार करोगे, ठीक।